रूस और यूक्रेन के बीच हाल के दिनों में तनाव बहुत तेज हो गया है। एक बार में सैकड़ों ड्रोन से एक साथ हमला किया जा रहा है और दोनों ओर व्यापक तबाही हो रही है। इसी बीच रूस ने अपने दो सबसे खतरनाक परमाणु बम वर्षकों Tu-160 को अमेरिका के बहुत नजदीक तैनात कर दिया है। रूस ने इन बम वर्षकों को चुकोटका इलाके में अनादिर एयरबेस पर भेजा है, जो अमेरिका के अलास्का से महज 660 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि रूस ने ये कदम अमेरिका पर किसी आक्रामकता के लिए नहीं किया है, बल्कि उन्होंने यूक्रेन के साथ चल रही जंग में रणनीतिक रूप से फायदे के लिए किया है। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा और सुनियोजित हमला किया था, जिसमें यूक्रेन ने तस्करी के जरिए रूस में पहुंचाए गए ड्रोन्स की मदद से उनके कुछ एयरबेसों में मौजूद तमाम एयरक्राफ्ट्स को नष्ट कर दिया था, जिसमें रूस को करीब $7 अरब का नुकसान हुआ। यह हमला जितना बड़ा था उतनी ही गहरी प्लानिंग के साथ किया गया था। इसके बाद रूस ने अनादिर एयरबेस पर Tu-160 बॉम्बर्स को भेज दिया है, ताकि वे निगरानी में भी रहें और जंग के दौरान अगर दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे तो भी न पहुंचा पाए। रूस नहीं चाहता कि दुश्मन उनके सबसे उन्नत हथियारों को निशाना बनाए और इसीलिए इन्हें अनादिर एयरबेस पर ले जाया गया है। रूस के इन उन्नत हथियारों को सुरक्षा देने के लिए अनादिर एयरबेस वास्तव में एक अच्छी जगह है, क्योंकि इस बेस की खासियत ये है कि इस बेस पर रोड के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि इस बेस में कोई भी सड़क मार्ग है ही नहीं। इस बेस पर सिर्फ हवाई रास्ते से ही पहुंचा जा सकता है, जो रूस को रणनीतिक तौर पर मजबूती और बढ़त देता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस एयरबेस की रसद या अन्य जरूरी सामानों की व्यवस्था हवाई रास्ते और कुछ मामलों में समुद्री शिपिंग द्वारा दी जाती है। जानकार मानते हैं कि जमीन के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण ये बेस जमीनी हमलों या फिर तोड़फोड़ के लिए अभेद्य है और हवाई हमलों से रक्षा के लिए रूस ने यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। यानी कुल मिलाकर ये एयरबेस दुश्मन के हमलों से पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा Tu-160 की तैनाती अमेरिका के करीब होने के कारण रूस की सैन्य ताकत और वैश्विक पहुंच का प्रदर्शन करती है। ये नेटो और विशेष रूप से अमेरिका के लिए एक संदेश हो सकता है कि रूस अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बनाने में सक्षम है, भले ही यूक्रेन के साथ संघर्ष क्यों न चल रहा हो। जानकार मानते हैं कि Tu-160 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और अनादिर में इसकी उपस्थिति रूस के परमाणु प्रतिरोध यानी न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत कर सकती है, खासकर प्रशांत इलाके में। यह रूस को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ हाल के समय में ज्यादा आक्रामक हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस अपने ज्यादा विध्वंसक हथियारों को फिलहाल पीछे रखकर रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है और उन ड्रोन्स या मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है जिन्हें दूर से ही लॉन्च किया जा सके। 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग लगातार विध्वंसक होती जा रही है। 1 जून को यूक्रेन के रूस पर चलाए गए ऑपरेशन स्पाइडरवेब के बाद ऐसा लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन आर पार के मूड में हैं। पहले तो उन्होंने 5 और 6 जून की दरमियानी रात को 400 मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन को दहला दिया और अब एक बार फिर से उन्होंने यूक्रेन पर आसमानी कहर बरपा दिया है। रूस ने यूक्रेन पर एक ही रात में लगभग 500 ड्रोन हमले किए हैं। ये बमबारी 3 साल से चल रही जंग में एक बार में की गई सबसे बड़ी बमबारी है। यूक्रेन की वायुसेना ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर हवाई हमला किया। हालांकि वायुसेना ने यह भी कहा कि रूसी हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़े स्तर पर ड्रोन्स और मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि यूक्रेन में इस हमले से व्यापक तबाही भी हुई है। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन के नागरिक इलाकों में शाहेद ड्रोन से लगातार हमला किया। जी हाँ, वही शाहेद ड्रोन जिसे ईरान बनाता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार इन हमलों में 12,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। हालांकि रूस का कहना है कि वो अपने अभियान के दौरान सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं।
शाही ड्रोन्स को दो ही देश इस्तेमाल करते हैं, एक तो ईरान खुद और दूसरा अनआधिकारिक तौर पर रूस इसका इस्तेमाल करता है। इन ड्रोन्स को ईरान की शाहिद एविएशन कंपनी बनाती है। इन ड्रोन्स की मदद से रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। हाल के समय में रूस के हमलों में बड़ी वृद्धि भी हुई है। रूस ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर किया कब्जा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर एंड यूक्रेन की डीप स्टेट OSINT ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 तक रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बात की जाए तो रूस ने यूक्रेन के 1,12,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर लिया है। इसकी जानकारी सिर्फ रिसर्च ही नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी दी, जब उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन के 20% हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जबकि कब्जा मार्च 2022 तक इससे 7% ज्यादा था, यानी 27%। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और हाल के घटनाक्रमों ने यूक्रेन की स्थिति को और ज्यादा नाजुक बना दिया है। रूसी सेना की लगातार बढ़त, बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले और शांति वार्ताओं में प्रगति की कमी ने यूक्रेन के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। युद्ध विराम की सभी कोशिशें अब तक विफल रही हैं, लेकिन युद्ध बंदियों यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ने पर सहमति जरूर बनी। इस्तांबुल में 2 जून 2025 को रूस और यूक्रेन के बीच हुई शांति वार्ताएं बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हुई। दोनों पक्षों ने 1000 युद्धबंदियों और 6000 मृत सैनिकों के शवों के आदान प्रदान पर सहमति जताई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के युद्धबंदी सैनिकों को छोड़ दिया। बहरहाल रूस और यूक्रेन का ये जो युद्ध है वो एक नए मोड़ पर जा रहा है। रूस लगातार आसमानी हमले तेज कर रहा है। 1 जून 2025 रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ लाने वाला दिन, जब यूक्रेन ने 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रूस की धरती को दहला दिया था। 3 साल से चल रही जंग के दौरान यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला किया और रूस को $7 अरब का नुकसान पहुंचाया। इस हमले के लिए जितनी प्लानिंग की गई थी उतना ही कारगर ये अटैक भी रहा, लेकिन इसके बाद रूस के जवाबी हमले पर दुनिया की नजर टिक गई, खास तौर पर नेटो देशों की। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को कहा था कि वे बदला लेकर रहेंगे और इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 5 और 6 जून 2025 की रात को ऐसा जवाबी हमला रूस ने किया जिससे यूक्रेन बुरी तरह थर्रा गया। रूस ने इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का भी उपयोग किया। रूस ने यूक्रेन के वोलिन, लिविव, टर्नोपिल, कीव, सुमी, पोल्टावा और चरकासी जैसे क्षेत्रों पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन के एक बड़े बुनियादी ढांचे को हिलाकर रख दिया और ऑपरेशन स्पाइडर वेब का बदला लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के मुताबिक उन्होंने पूरे यूक्रेन को निशाना बनाया। उन्होंने इस हमले की पुष्टि की। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रूस के हमले में कुल मिलाकर 400 से ज्यादा ड्रोन्स और 40 से ज्यादा मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि घटना में कई लोगों की मौत और करीब 49 लोग घायल हुए, जिनकी संख्या बढ़ने के आसार हैं। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि रूस को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस युद्ध के पहले मिनट से ही वे जीवन को नष्ट करने के लिए शहरों और गांवों पर हमला कर रहे हैं। जेलेंस्की ने रूस के हमलों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस पर दबाव डालने की मांग की। इस कार्रवाई के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पश्चिम की कठपुतली करार देते हुए खतरनाक कार्रवाई की चेतावनी दी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने ऑर्सेनिक वॉरहेड्स यानी ऐसे हथियार जो सूर्य के तापमान तक गर्म हो सकते हैं उनके उपयोग की धमकी दी, जिससे परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई। हालांकि जानकार मानते हैं कि ये धमकी यूक्रेन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र और कई यूरोपीय देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। अमेरिका और नेटो चिंतित है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने जर्मनी की मंजूरी के बाद लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग किया।
जानकार मानते हैं कि रूस के जवाबी हमलों ने युद्ध को और जटिल बना दिया है, जिसमें दोनों पक्ष तकनीकी और रणनीतिक रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब और रूस की प्रतिक्रिया ने ड्रोन और मिसाइल युद्ध की नई गतिशीलता को उजागर किया। शांति वार्ता की विफलता और पुतिन की धमकियों ने युद्ध विराम की संभावनाओं को कमजोर किया है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया ने रूस को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने की बात कही है, जो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका के लिए भी एक चिंता का विषय साबित हो सकता है।